बलूचिस्तान के हवाले से पूरे सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें हैं, सियासी हवालों से भी बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं। जो लेटेस्ट मुलाकातें हैं वो बलूचिस्तान के कौमपरस्त रहनुमा मालिक बलोच साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात और दूसरी सियासी जमातों से मुलाकातें भी शामिल हैं। अब फिर वही पुराना बहस हमारे सामने आ गया है कि बलूचिस्तान का वाहिद हल सियासी मुज़ाकरात हैं, बलूचिस्तान का वाहिद हल वहाँ पे डेवलपमेंट है। ये दोनों बातें बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब इनका कोई जवाज नहीं रह गया है। ज़मीनी हकायक बहुत से लोग इस्लामाबाद में बैठ के नहीं जाना चाहते हैं। वैसे भी PMLN गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर माजी में ये देखा गया है कि बलूचिस्तान में उन सरदारों को इस्तेमाल किया गया है या उनको अहमियत दी गई है जो कौम परस्त हैं और उन्हीं से मामला चलाए गए हैं। लेकिन अब मामलात बलूचिस्तान के कौम परस्त जमातों के हाथ में नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि इससे पहले कि मैं इसकी वजाहत करूं, हमें ये रिवायती सॉल्यूशंस पे फिर गौर करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये रिवायती सॉल्यूशंस हल हैं बलूचिस्तान के, यानी कैसा डेवलपमेंट। पहली बात ये कि बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट का जो बयानिया है, ये सियासी पार्टियों ने, कौम परस्तों ने पिछले 50-60 दाइयों 5-6-7 दाइयों से यही मुतालबा करते आ रहे हैं कि चूंकि हमारे ग्रीवेंसेस हैं, चूंकि लोग वहाँ पे अंडर डेवलप्ड हैं, लिहाजा यहाँ पे इंसर्जेंसी, टेररिज्म सब जस्टिफाइड हैं और मरकज ने हमें इग्नोर किया है, लिहाजा अब हमें इसके लिए रिवार्ड दिया जाए। दूसरी बात ये कि हम ये भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान असल में बयानिए की जंग है। ये बयानिया बिल्कुल गलत है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी डेवलपमेंट की वजह से हो रही है। डेवलपमेंट जो दहशतगर्द इस वक्त हैं वो डेवलपमेंट के पीछे हैं। आपके रोड, आपके ब्रिजेस, टावर्स, इसी तरह जो गाड़ियां हैं, बुजर्स हैं गैस के, इसी तरह बाकी जो पाइपलाइंस हैं उन सब पे वो हर रोज हमलावर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो डेवलपमेंट चाहते नहीं है, उनका एजेंडा डेवलपमेंट नहीं है, कुछ और है। वो क्या है उस पर भी बहस करते हैं। दूसरी अहम बात ये कि बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी एक जियो पोलिटिकल कंटेक्स्ट में हमें देखना है, जो माजी में कभी भी इस तरह नहीं रहा जो आज है। लिहाजा ये कहना कि दहशतगर्दों के मसले का हल मुज़ाकरात हैं और डेवलपमेंट है, हम भूल जाते हैं कि हमने माजी से भी कुछ सबक नहीं सीखा। यही बलूचिस्तान 2021 तक, सॉरी, बलूचिस्तान तकरीबन 2001 तक और उससे पहले फिर 74 के बाद यहाँ पे कोई भी इस तरह की यानी टेररिज्म हमें नजर नहीं आया था। यक्का दुक्का वाकयात होते थे ना, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का इशू था जिसकी बुनियाद पे हमें ये नजर इस तरह आ रहा था कि शहरों में हर रोज धमाके हों और यहाँ पे दहशतगर्दी की एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने हो। तो ये एक मिथ है कि बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी जो है वो माजी में भी इसी तरह थी और अंडर डेवलपमेंट की वजह से ये दहशतगर्दी रही है। दूसरी बात ये कि हम मशरकी पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। जनरल अयूब खान ने मशरकी पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में, उस वक्त हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट किया था, हर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी बनाया था, हत्ता कि ब्यूरोक्रेसी में भी तकरीबन 38% से ज्यादा बंगाली नेशनल जो आज हैं उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के लोग डोमिनेट कर गए थे। हालांकि कि इंडियन ऑथर्स ने भी लिखना शुरू कर दिया कि वो इतने इंटीग्रेटेड हो गए हैं कि वो अब ब्यूरोक्रेसी को भी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे भी नैरेटिव का मसला आ गया, एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हमारे हकूक जो है गजब किए गए हैं और इस्लामाबाद से हमें पटसन की बू आ रही है। जो आज बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वही नैरेटिव की जंग असल में हम खो चुके हैं। लिहाजा हमें समझ नहीं आ रहा फेडरल में बैठ के कि बलूचिस्तान का असली मसला इशू क्या है। तो बांग्लादेश की जो सबक है वो हम भूल चुके हैं कि वहां पे तमाम डेवलपमेंट हमने आजमाया, फिर भी हमने बांग्लादेश खो दिया या ईस्ट पाकिस्तान खो दिया। बलूचिस्तान तो खैर अब लाजमी बात है, उस बांग्लादेश से हम उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट के लोग की बातें कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में चूंकि डेवलपमेंट नहीं है लिहाजा इसलिए वहां पे इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, इसलिए लोगों ने बंदूक उठाया है, ये एक मिथ है। ये सबसे तारीखी एक ऐसा झूठ है जो ना हमें ईस्ट पाकिस्तान में इसकी कोई नज़ीर मिलती है, ना खुद बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में हमें उसकी कोई मिसाल मिलती है। अंडर डेवलपमेंट पाकिस्तान के हर सूबे में है, हर इलाके में है। तो क्या इसका मतलब है लोग जो है फिर वो उठ
उठ खड़े हों, बंदूक उठाए इंडिया और अफगानिस्तान और इसराइल, उनसे फंडिंग लें, उनसे असलहा लें, उनसे स्टार लिंक और सेटेलाइट और दूसरी मदद लें और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे, तो ये तो कोई जवाज नहीं। अब सियासी मुज़ाकरात आप किससे करेंगे? सियासी मुज़ाकरात की बात सब कर रहे हैं। जो इस वक्त सरदार हैं वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। जो यूरोप में बैठे हैं वो इर्रेलेवेंट है। जो आपके बलूचिस्तान में बैठे हैं उनकी अब कोई औकात नहीं है सियासी लिहाज से, उनका कोई फॉलोअर्स नहीं है, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। माजी की तरह आप चंद सरदारों को पैसे दे के खुश करके उजियाला बना के अब ये मसला हल नहीं होने वाला। मुज़ाकरात जो मालिक बलोच डंडोरा पीटते हैं, बेसिकली मालिक बलोच साहब एक सॉफ्ट फेस रहे हैं इन्हीं दहशतगर्दों की, जिस वजह से वो अपने इलाके में सरवाइव कर रहे हैं। तो उनकी पोजीशन भी तकरीबन अब खत्म हो गई है। उनकी बात की भी कोई यानी ट्रैक्शन नहीं है। तीसरी अहम बात ये कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो आपने दहशतगर्दों के साथ करने हैं, जिसका फितना उल हिंदुस्तान बीएलए उसका फेस है। बीएलए से आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? मिसाल बीएलए डेवलपमेंट पे यकीन नहीं रखती, सीएम के स्लॉट पे यकीन नहीं रहती। वो कहते हैं आपने थर्ड पार्टी की मौजूदगी में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे साथ बैठना है। मिसाल के तौर पे यूएन थर्ड पार्टी है, यूएन के सामने आप हमारे साथ बैठें। दूसरी मिसाल वो देते हैं कि आप ओस्लो की तरह जो फ़लस्तीन और इसराइल के साथ थे मुज़ाकरात में, ओस्लो की निगरानी में, इस तरह आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तीसरा ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप इसी तरह थर्ड पार्टी में हमारे साथ भी बैठें। अच्छा, चौथी बात ये कि यानी ट्रैक 2 के जरिए आप हिंदुस्तान के साथ बातचीत करते हैं जिसमें कश्मीर का इशू भी है, तो हमारे साथ भी आप ट्रैक 1 में थर्ड पार्टी की तरह बैठ जाएं या किसी और थर्ड पार्टी को हमारे सामने लाएं। अब ये तमाम बातों को जल्दी से मैं डिकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा। कश्मीर लीगली, डिप्लोमेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली एक यूएन डिस्प्यूटेड रीजन है। वो दोनों ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड रीजन है। बलूचिस्तान का स्टेटस क्लियर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर हर रेंज पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, तो उसके कोई यानी पॉलिटिकल लिजिटमेट डिप्लोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वो स्टेटस नहीं है जिसको आप कश्मीर के साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं। लिहाजा इस पॉइंट पे तो कोई मुज़ाकरात सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात ये कि ओस्लो की जहाँ पे मिसाल है, फिर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान 70 साल का एक डिस्प्यूट आ रहा है, वो एक दूसरे की ज़मीनों पे दावा कर रहे हैं, वो दो सॉवरेन एंटिटीज हैं, फिर यानी उनका कोई यूएन में उनकी करारदादें हैं, लिजिटमेसी है, एक फोर्स्ड एक्सपल्जन हुआ है एक कम्युनिटी का, फिर बलूचिस्तान और फलस्तीन का कोई आप इक्विवेलेंस नहीं यानी बना सकते। लिहाजा इस पॉइंट पे भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तीसरी बात ये कि आप तमिलनाडु की मिसाल भी देते हैं कि तमिल्स के साथ जो उस वक्त के डेनिश थे और दूसरे जो थर्ड पार्टी मीडिएटर्स थे, उन्होंने उनका मसला हल कर दिया था, लेकिन वो मसला अमेरिका साम्राज्य ने तमिल जो सिन्हालीज हैं, सॉरी, जो श्रीलंका की मेजॉरिटी आबादी है, उन पे प्रेशर डाला कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन वो मुज़ाकरात फिर बाद में नाकाम हो गए और जो सोल्यूशन था वो ताकत की जबान से ही आखिर में तामिलों का खात्मा किया गया। इसी तरह पीकेके की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे भी मसला मुज़ाकराती के जरिए आखिर ख़त्म करना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं हुए। अब्दुल्ला उजाला ने कभी भी मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए। आखिर में उन्होंने सरेंडर किया स्टेट के सामने, और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिस्सा है, और रियासत ने, तुर्की की रियासत ने उनको यानी इतना कुचल दिया कि आज पीकेके की कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा इन मिसालों को बीएलए मुज़ाकरात के तौर पे या उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं या उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो उनके टॉकिंग पॉइंट्स को एडवांस करते हैं, इन खदोखाल में वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद में हमारे पॉलिसी मेकर्स, सियासी दानश्वर जो ये कहते हैं कि या सियासतदान क्या आप मुज़ाकरात करें, तो क्या आप इन लाइन पे मुज़ाकरात करेंगे बीएलए के साथ? क्या इसमें कोई गुंजाइश है कि डेवलपमेंट का इनका कोई एजेंडा है? क्या इनके पास कोई फिजिबल सोल्यूशन है बलूचिस्तान में मामला सेटल करने का? नहीं। देखिए, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हम जहाँ पे दहशतगर्द हैं
وہ بندوق کی ज़बान समझते हैं, उनके खिलाफ काइनेटिक ऑप्शन के अलावा कोई यानी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी बात ये कि काइनेटिक के साथ एक नॉन काइनेटिक मॉडल भी हमारे साथ मौजूद है, जो इसी बलूचिस्तान में आजमाया जा चुका है, जो बड़ा कामयाब रहा। वो जनरल नदीम अंजुम साहब का एक फार्मूला था कि काइनेटिक लेवल पे जो दहशतगर्द सरेंडर नहीं करना चाहते हैं उनको तो आप डील करेंगे जिस तरह स्टेट की पॉलिसी है, लेकिन जो दहशतगर्द सरेंडर करना चाहते हैं उन्हें आप मेन स्ट्रीम करें। हमने देखा माजी में जो कमांडर थे इमाम शंबे था, उनके साथ हजारों लोग उन्होंने सरेंडर किया। फिर उसके बाद एक और कमांडर थे गुलजार गुलजई साहब थे, सॉरी, जिनको जो सरेंडर कर चुके थे और उन्होंने भी हजारों साथियों के साथ स्टेट को एम्ब्रेस किया। तो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दहशतगर्दी के हवाले से तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको बाकी सियासी सूबे की सियासत से जोड़ना, उनको डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करना, ये मैं समझता हूँ हमारे सियासतदानों की भूल है, जो ये बलूचिस्तान की रियलिटीज को नहीं समझते। लिहाजा ये जो डायलॉग, मुज़ाकरात इन दहशतगर्दों के साथ करने वाली जो बातें हैं, ये इसका कोई हैसियत नहीं है। और ये जो डॉक्टर मालिक साहब जो फार्मूला बेच रहे हैं, इसकी भी कोई औकात नहीं है। जो लोग जेनेवा में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, उनका ग्राउंड पे कोई वहां पे उनकी ट्रैक्शन नहीं है। ये सिर्फ अपना जो पुराना स्टेटस था वो बहाल करना चाहते हैं। अगर आप उनको देना चाहते हैं, आप वजारत दें, आप उनको एमपीए बनाएं, आप उनको जो है वो 50 गार्ड दें, ये अगर पीएसटीपी में उनको शेयर चाहिए, ये आप कर सकते हैं। इसका नेट रिजल्ट यही होगा। बाकी ये कि बलूचिस्तान में क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या बीएलए जो है वो सरेंडर करेगा इस तरीके से? क्या आप जेनेवा में, सॉरी, आप लंदन में और स्विट्जरलैंड में ये जो एग्जाइल में बैठे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें? नहीं। क्या आप जो है मालिक को वज़ीर-ए-आला बना के इन बीएलए के दहशतगर्दों को सरेंडर करा सकते हैं? नहीं। देखिए, ये जियो पॉलिटिकल इशू है इस वक्त पाकिस्तान पे, जो इंडिया और बाय एक्सटेंशन इजराइल की एक नेफेरियस स्ट्रेटजी है। हमारे ईरान में जो अभी तक वाकयात हो रहे हैं वो भी इससे हम बराह रास्त मुतासिर हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है उससे भी पाकिस्तान को ही टारगेट किया जा रहा है। पश्तून बेल्ट में पहली दफा टीटीपी कहाँ से आई? ये अफगानिस्तान ही से तो स्पॉन्सर हो रही है। लिहाजा ये जो दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में बैठे हैं, जिनको लॉजिस्टिकल ऑपरेशनल सपोर्ट वहां से मिल रहा है, फंडिंग इंडिया से मिल रही है, ये जियो पॉलिटिकल इसका एक एंगल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मीनिंगफुली विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन आपने इन लोगों को फील्ड में शिकस्त देनी है, फिर आप जाके इस पोजीशन में आएंगे। और दूसरा नॉन काइनेटिक ऑप्शन इन दहशतगर्दों के लिए वही है जो नदीम अंजुम साहब का था कि जो दहशतगर्द सरेंडर करना चाहते हैं उन्हें आप ऑप्शन दें, डोंट किल देम टिल देयर लास्ट टेररिस्ट, ताकि उनको मेन स्ट्रीम करने की एक रास्ता हो। बाकी लोगों को आप सियासी लोग को किसी ने मना नहीं किया है, स्टेट के इंटरफेस जो वहां पे बैठे हैं किसी ने उनको मना नहीं किया कि आप बलूचिस्तान के जवानों से, खवातीन से, उनके जो सरदार हैं, उनके कबायली मशरान हैं, वो जो भी उनकी नुमाइंदगी किसी लेवल पे भी है, उनसे आप इंटरेक्ट ना करें, इंगेज ना करें, उनको आप मेन स्ट्रीम ना करें, उनके ग्रीवेंसेस को ना सुने। लिहाजा उसको दहशतगर्दी से मिलाना, मुज़ाकरात दहशतगर्दों से उनको लिंक करना, मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद में बैठ के हमारे सियासतदानों की खामख्याली है कि इस तरीके से ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं।